For latest videos of Radio Udan, do subscribe our YouTube channel and press the bell button. There's your truth and there's my truth. As for the universal truth, it does not exist. Hi, good evening. आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ. शो है बुक वर्ड और मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा एक बार फिर हाजिर हूँ. जी हाँ, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको लगती है कि आप सही हैं. मुझे लगता है कि मैं सही हूँ. और यूनिवर्सल ट्रूथ की अगर हम बात करें तो बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं होता. बहुत सारे केसेस में हर किसी का अपना अपना वर्जन हर किसी के हिसाब से सही होता है और हमें उसी को सही मानकर चलना होता है. खैर चलिए बात करते हैं आज की नॉवल की. नॉवल है द ओथ ऑफ वायुपुत्रास, जो कि शिवा ट्रायलॉजी सीरीज की थर्ड नॉवल है, जिसके एंड तक आज हम इस शो में पहुंचने वाले हैं. अगर आपने पहले के शोज मिस किए हैं तो आपको YouTube पर जाना होगा, लिखना होगा द ओथ ऑफ वायुपुत्रास शिवा ट्रायलॉजी बुक वर्ड और आपको इस नॉवल के सारे शोज मिल जाएंगे. इसके साथ साथ इसी सीरीज की पहली दो नॉवेल्स इमॉर्टल्स ऑफ मलुहा और द सीक्रेट ऑफ नागास, ये भी आप YouTube पर ही सुन सकते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज है, आपको पूरी सीरीज जरूर सुननी चाहिए. बहुत कुछ नया जानने को, बहुत कुछ नया सीखने को जरूर मिलने वाला है यहाँ पर. खैर अगर ब्रीफ की बात करें तो ये कहानी है लॉर्ड शिवा की जर्नी की, एक कूल डूड से महादेव बनने की. शिवा का कहना है कि हर कोई भगवान है, हर हर महादेव, ये नारा लॉर्ड शिवा ने दिया था. जी हाँ, उनके हिसाब से हर कोई भगवान बन सकता है अपने कर्मों से, अपने अच्छे कर्मों से. अगर हमें भगवान बनना है तो हमें समझना होगा अपनी डेस्टिनी को, हमें समझना होगा अपनी कॉल को, हमें मॉनिटर करना होगा अपने एक्शंस को. हमारे एक्शंस ही हमारी ट्रू आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं. जी हाँ, तो ओथ ऑफ वायुपुत्रास में अभी तक हम बहुत कुछ जान चुके हैं. लॉर्ड शिवा जिन्होंने ये डिस्कवर किया था कि उस टाइम का सबसे बड़ा गुड, उस टाइम का ग्रेटेस्ट गुड सोमरस, जो कि इविल बन चुका है, जिसकी वजह से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को नुकसान हो रहा है, उसे खत्म कर देना चाहिए. बट वो लोग जो इसका फायदा उठा रहे हैं, उनके लिए इस बात को मानना एक्चुअली पॉसिबल नहीं हो पा रहा है और उन्हें लग रहा है कि सोमरस जो एक बहुत बड़ी क्रिएशन, बहुत बड़ी इन्वेंशन है, उसे खत्म नहीं करना होगा. ये लड़ाई धर्म की है, ये लड़ाई सच्चाई की है, ये लड़ाई गुड और इविल की है, जिसमें शिवा गुड के साथ है और उनके हिसाब से सोमरस इविल है. ये लड़ाई शुरू हो चुकी है. शिवा के साथ कुछ छोटे छोटे राज्य हैं, शिवा के साथ ब्रांगा है, जहाँ के लोगों को सोमरस की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है. वहाँ हर साल प्लेग फैल जाता है, बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती हैं सोमरस के वेस्ट की वजह से. वहीं शिवा के साथ नागाज हैं, जो कि सोमरस की वजह से ही जन्म लेते हैं. सोमरस के साइड इफेक्ट के कारण ही सूर्यवंशी या फिर चंद्रवंशी के वो बच्चे जो कि कुछ डिफॉर्मिटीज के साथ पैदा होते हैं, जिन्हें नागास कहा जाता है, उनकी लाइफ को एक कर्स बना दिया जाता है. उन्हें कहा जाता है कि उन्हें पिछले जन्मों के बुरे कर्मों की सजा मिलती है. कोई भी ये मानने को तैयार नहीं कि ये सब कुछ सोमरस की वजह से है. शिवा ने बहुत सारी रिसर्च कर ली है, बहुत कुछ फाइंड आउट कर लिया है. अब उन्होंने ये पता लगा लिया है कि सोमरस ही इविल है, इसे ही खत्म करना होगा. और क्योंकि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी के राजा के साथ साथ महर्षि भृगु ये नहीं मान रहे हैं, इसलिए लड़ाई शुरू हो चुकी है. जनरल पर्वतेश्वर ये मानता है, पर उसे अपने धर्म को फॉलो करना है और वो मलुहा का साथ दे रहा है. वो और लॉर्ड भृगु निकल चुके हैं. उन्होंने डिसाइड किया है कि वो लोग लोथर पर अटैक करेंगे. इधर दक्षा ने कुछ और ही प्लान बना लिया है और इन लोगों ने कुछ असैसिन्स को बुला लिया है शिवा को मरवाने के लिए, क्योंकि दक्षा को नहीं पता है कि शिवा गए हुए हैं वायुपुत्रास के पास मदद मांगने के लिए. उधर शिवा जो कि वायुपुत्रास के पास गए थे, उन्हें पशुपति अस्त्र मिल गया है, जिससे कि वो मलुहंस को डरा सकते हैं, उन्हें अपनी बात मानने के लिए मजबूर कर सकते हैं, सोमरस की फैक्ट्रीज डिस्ट्रॉय करने के लिए मजबूर कर सकते हैं. हर किसी ने अपने अपने हिसाब से डिसीजन ले लिया है कि कैसे वॉर को खत्म करना है, कैसे इस युद्ध के अंत तक पहुंचना है. पर होगा क्या, डेस्टिनी कहाँ पर है, ये कोई नहीं जानता है, पर आप जरूर जानेंगे. उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ. ब्रेक के उस पार लौट कर आती हूँ और कंटिन्यू करती हूँ आज की नॉवेल, जिसका नाम है द ओथ ऑफ वायुपुत्रास. बने रहिए मेरे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त निशा के साथ, कहीं मत जाएगा. जल्दी लौट कर आती हूँ. स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग. अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए. इसलिए अब से सैवलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ. उड़ान आइडल सीजन 3. दुनिया में अगर आप ही हैं ऐसी मधुर आवाज के मालिक
तो रेडियो उड़ान आपको एक बार फिर दे रहा है मौका पाने का रिकॉग्निशन और जीतने का एक्साइटिंग प्राइजेस। अगर आपकी उम्र है 17 साल से ऊपर तो आज ही भरना होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जाना होगा www.radioudan.com पर। अपलोड करनी होगी अपनी मधुर आवाज बिना किसी एडिटिंग, बिना किसी बैकग्राउंड म्यूजिक, बिना किसी छेड़छाड़ के। ज्यादा जानकारी के लिए कर सकते हैं मेल puneetsoni20@gmail.com या फिर radioudan@gmail.com पर। कॉल कर सकते हैं 9780238512 पर। याद रहे आखिरी तारीख है 31 जुलाई। सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल और अपडेट रहें लेटेस्ट वीडियोस के साथ। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। देखा कितनी जल्दी लौट कर आ गई ना। वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुकवर्ड। नॉवल चल रही है द ओथ ऑफ वायुपुत्रास, जो कि बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही दिल दहलाने वाले मोड़ पर पहुंच चुकी है। जी हाँ, सती को दक्षा ने बुलाया था पीस कॉन्फ्रेंस के लिए। पीस कॉन्फ्रेंस जबकि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं। कोई भी किसी के ऊपर वार नहीं कर सकता है, कोई भी युद्ध नहीं कर सकता है, कोई भी अपने हथियारों को यूज नहीं कर सकता है, कोई भी अपने एनिमल्स तक को यूज नहीं कर सकता है। वहीं दक्षा ने पीस कॉन्फ्रेंस के बहाने सती को बुला लिया है, लंच के बहाने उसे घर पर बुला लिया है और प्लान है कि वहाँ पर पीछे शिवा को वो लोग मरवा देंगे। इन्होंने इजिप्ट से असैसिन्स को बुलाया है जो कि इन लोगों पर वार करने वाले हैं। जब दक्षा ने सती को कहा कि अब ये लोग हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे, पहले की तरह रह पाएंगे, तो सती बहुत ज्यादा अलर्ट हो गई। जब उसे दक्षा के ऊपर तलवार तान ली तो दक्षा ने बताया कि उन्होंने शिवा को मरवाने का प्लान बनाया है ताकि सती एक बार फिर से उन लोगों के साथ रह सके, क्योंकि वो सती को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सती इसी महल में पली बड़ी थी, वो जानती थी इस महल के रास्ते और उसने कैसे भी करके सैनिकों से बच बचा के वो अपने घोड़े तक पहुंच गई है और निकल पड़ी है उसी पीस कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग की तरफ जहां पर है नंदी और उसके बॉडीगार्ड्स। उसे उन सबको बचाना है, उन सबकी जान खतरे में है। ये सोचकर सती बहुत ज्यादा परेशान हो गई है। सती दूर से ही देख पा रही थी कि कुछ नकाबपोश लोगों के साथ नंदी और उसके बॉडीगार्ड्स लड़ाई कर रहे हैं। जब सती पास पहुंची तो उसने देखा कि उसके आधे से भी ज्यादा बॉडीगार्ड्स जमीन पर पड़े हैं, कुछ मर गए हैं, कुछ घायल हो गए हैं। सती को अपने घोड़े पर से उतरना होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी घोड़े पर नहीं है। सती देख रही थी कि ये लोग जो कि दिख रहे हैं नागास की तरह, पर इनका लड़ाई करने का तरीका नागास की तरह बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर 300 के करीब लोग हैं जिनसे कि नंदी बहुत ब्रेवली फाइट कर रहा है। सती वहीं पहुंच गई जहाँ पर नंदी 3 लोगों के साथ एक साथ लड़ाई कर रहा था। सती ने देखा कि एक आदमी नंदी के ऊपर पीछे से अटैक करने वाला है, तभी सती बीच में आ गई। उसने अपनी तलवार से उस आदमी के ऊपर वार किया और उसे वहीं पर ढेर कर दिया। नंदी ने जब सती को देखा तो वो जोर से चिल्लाया, माय लेडी प्लीज आप यहाँ से भाग जाइए। भाग जाऊं तुम लोगों को यहाँ छोड़कर? नहीं नंदी, मैं तुम लोगों को लिए बिना यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तभी एक असैसिन ने सती के ऊपर वार किया। सती उसके साथ लड़ाई करने लगी। सती ने अपनी शील्ड आगे कर ली। तभी उसने अपनी रोब में से एक चीज निकालकर सती की आंख की तरफ फेंकी और सती की एक आंख इंजर हो गई। सती की आंख में से खून बहने लगा। सती जानती थी इस मूव के बारे में, ये इजिप्शियंस ही हैं। सती की एक आंख बंद होने के बावजूद भी सती बहुत ब्रेवली उन सोल्जर्स के साथ, उन लोगों के साथ फाइट कर रही थी और नंदी जो कि बहुत ह्यूज है, जो कि बहुत बड़ा है, इन लोगों को ओवरपावर कर रहा था, बहुत सारे लोगों को एक साथ टैकल कर पा रहा था। पर सती और नंदी ये जानते थे कि उनका इन लोगों से जीत पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सती के सारे बॉडीगार्ड्स ऑलमोस्ट ढेर हो गए थे। ये लोग नंबर में बहुत ज्यादा थे और बहुत ज्यादा स्किलफुल भी थे। तभी नंदी के ऊपर किसी ने एक वार किया जिससे नंदी जमीन पर गिर गया। नंदी की बॉडी में से ब्लड निकलता जा रहा था। सती को चाहिए था कुछ टाइम ताकि नंदी को बचाया जा सके। अगर सती इन लोगों को नंदी को मारने से रोक पाई तो हो सकता है कि
नंदी को बचाया जा सके, क्योंकि सती देख पा रही थी कि दूर से कुछ वॉरियर्स आ रहे थे इन लोगों की तरफ। उन्हें यहाँ तक पहुँचने में 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। तब तक उसे कुछ भी करके इन लोगों को रोक कर रखना होगा। इन इजिप्शियंस के हेड सूद को ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि ब्लू थ्रोट वाले आदमी को मारना है, पर उन्हें अभी तक कोई ब्लू थ्रोट वाला आदमी दिखा ही नहीं था। उनके हिसाब से ये नंदी ही होगा जिसे मारने के ऑर्डर्स होंगे, क्योंकि यही बहुत ब्रेवली यहाँ पर इन लोगों को मार रहा है। एक आदमी सती के ऊपर अटैक करने लगा, तभी उस लीडर ने उस आदमी को रोक लिया। उसने कहा कि सती से पूछे कि क्या यही है वो ब्लू थ्रोट वाला आदमी। सती जानती थी कि यही मौका है कि वो इस आदमी को कुछ देर के लिए रोक सकती है। जब सती ने जवाब नहीं दिया तो सूद ने कहा कि यही होगा, इसी को मारना होगा। तब सती ने चिल्ला के कहा, तुम क्या पागल हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम्हें दिख रहा है कहीं से इसका गला नीला? तभी सूद ने कहा कि ठीक है, इस जायंट आदमी को छोड़ दो और इस औरत को मार के सब लोग यहाँ से निकल पड़ो। सभी मरे हुए लोगों को इकट्ठा करो और जल्दी से हमें यहाँ से जाना होगा। 3-4 इजिप्शियन सती के आसपास इकट्ठे हो गए थे। एक साथ इन सबके साथ फाइट कर पाना मुश्किल होगा। तभी सती ने जोर से चिल्ला के कहा, द डुअल ऑफ अ 10। द डुअल ऑफ अ 10 जो कि इजिप्शियन कोड में 1-to-1 फाइट को कहते हैं, जिसमें एक ही आदमी सती के साथ फाइट कर सकता है, बाकी लोग बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते, वरना उनके गॉड का कर्स होने लगेगा। सूद ने अपने बेस्ट वॉरियर को आगे कर दिया सती के साथ फाइट करने के लिए। सती ने अपनी चुन्नी में से थोड़ा सा कपड़ा फाड़ा, अपनी इंजर्ड आंख पे बांध लिया ताकि उसकी जो सही आंख है वो ठीक से देख पाए और सती उस पर कंसंट्रेट कर पाए। सती अब लड़ाई करने के लिए तैयार थी। सती ने जल्दी ही जज कर लिया था कि उस इजिप्शियन के क्या मूव्स हैं। उस इजिप्शियन ने एक बार एक ही मूव में सती के लेफ्ट हाथ की पूरी उंगलियां काट दी थी। सती ने एक और बार कपड़ा फाड़ के अपने हाथ पर बांध दिया था। अब सती समझ गई थी कि क्या नेक्स्ट मूव होना चाहिए और सती ने बहुत ही टैक्टफुली अपनी तलवार का इस्तेमाल किया और उस आदमी के पेट के अंदर अपनी तलवार पूरी तरह से घोप दी। जब वो आदमी नीचे गिर गया तब सती ने अपनी तलवार से उसके गले के ऊपर वार किया और वो वहीं पर मर गया। सूद ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान था। वो सती की एक्सपर्टीज और उसका कैरेक्टर देखकर बहुत हैरान था। सती ने डुअल ऑफ अ 10 के रूल्स को फॉलो किया था। वो चाहती तो उस आदमी का गला भी काट सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया था। अब कौन आ रहा है? सती ने पूछा। सूद इस औरत को देखकर बहुत हैरान था। दूसरा सोल्जर जो आया, सती ने उसे भी बहुत बुरी तरह से मार दिया। इस समय सती बुरी तरह से इंजर हो गई थी। सती का एक शोल्डर इंजर हो गया था, उसका हाथ इंजर हो गया था और उस आदमी ने सती के पेट में छुरा घोंप दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारा ब्लड निकल रहा था। सती ने उसी आदमी का कपड़ा फाड़ा और अपने पेट पर कस के बांध दिया जिससे कि ब्लड को रोका जा सके। उसने एक कपड़ा अपने शोल्डर पर भी बांध लिया था। सती जानती थी कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। वो दूर से देख पा रही थी मलूहंस को आते हुए। उसे मलूहंस के यहाँ पहुँचने तक अपने आप को जिंदा रखना होगा, पर वो ये भी जानती है कि ये सारे जो यहाँ पर लोग हैं वो सती को मार देना चाहते हैं। सती के लिए जिंदा रह पाना बहुत मुश्किल होगा। नदी का खून अभी भी बह रहा था, पर वो भी जिंदा था। सती ने अब पूछा कि नेक्स्ट कौन आ रहा है। एक और सोल्जर ने कहा कि वो आ रहा है। तब सूद ने उसे रोक दिया। नहीं, ये मेरी है, इसके साथ मैं लड़ाई करूंगा। सूद जो कि सबसे ज्यादा एफिशिएंट था, वो सती के मूव्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। ये वुमन सच में टैलेंटेड है। सूद ने देख लिया था कि सती का लेफ्ट हैंड बहुत ज्यादा इंजर हो गया है, इसलिए अब उसे अटैक करना होगा राइट साइड की तरफ। पर सती उसके मूव को जज कर पा रही थी। वो जब इधर से उधर मूव कर रही थी, उसके पेट में से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। उसके बाद सूद ने सती को एक और बार बुरी तरह से अटैक किया। उसके हाथ से उसकी तलवार गिर गई और वो जमीन पर गिर गई। सती जानती थी कि ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। अब उसके लिए बच पाना बहुत मुश्किल होगा, पर वो यहाँ इस तरह से जमीन पर पड़ी रहकर मरना नहीं चाहती है। उसने हिम्मत करके एक बार फिर अपनी तलवार उठाने की कोशिश की। सूद ये देखकर बिल्कुल हैरान था कि ये औरत जो कि मरने वाली है, जिसे पता है कि बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, उसके बाद भी इसकी हिम्मत अभी तक नहीं टूटी है। क्या ये हो सकती है सूद की फाइनल किल? कल्ट ऑफ अटेन में ये बिलीफ है कि अगर आपको कोई ऐसा पार्टनर मिलता है, कोई ऐसा वॉरियर मिलता है जिसे मारकर आप किसी और को मारने के बारे में सोच भी ना सके, तो वही होता है आपका फाइनल किल। इसके बाद आप इस प्रोफेशन को छोड़ देते हो, उस विक्टिम को एक वॉरियर की डेथ देते हो, उसे हमेशा याद रखते हो और अपनी जिंदगी उसी की याद में बिता देते हो।
सूद का फाइनल किल एक औरत तो कभी भी नहीं हो सकती। सूद अपने लोगों पर चिल्लाने लगा, उन्हें कहने लगा कि जल्दी से यहाँ से भाग चलो, यहाँ पर अब रहना ठीक नहीं। तभी सती को देखकर सूद स्टन रह गया था। सती जिसकी बॉडी में से बहुत ज्यादा खून बह रहा था, उसके बावजूद भी वो अपनी नीज पर ऑलमोस्ट खड़ी हो गई थी। उसने अपनी तलवार हाथ में ले ली थी। हर तरफ से खून बह रहा था, सती के हाथ कांप रहे थे, तलवार हाथ में ले ली थी। तभी सती ने देखा सूद की तरफ, दोनों की नजरें मिली। सती की बॉडी में से इतना खून निकल रहा है, उसके हाथ कांप रहे हैं, पर फिर भी उसके अंदर डर की, फियर की कोई फीलिंग नहीं है। सूद अब इमोशनल हो गया था। हाँ, यही है उसका फाइनल किल। इसके बाद सूद कभी किसी को नहीं मारेगा। सूद ने अपनी 2 तलवारें ली, सती के आसपास गाड़ दी और उसके बाद अपनी एक तलवार निकाली जिसके ऊपर उनके गॉड एटेन का साइन बना हुआ था। सूद ने ये तलवार आज तक कभी यूज नहीं की थी क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने फाइनल किल के लिए इस तलवार को यूज करने वाला था। उसके बाद सूद झुका और उसने बोली अपनी वाव, The fire of Aten shall consume you and the honor of putting out your fire shall purify me। सूद जानता था कि उसे सती को एक ऑनरेबल डेथ देनी होगी। उसको बिहेड करने का कोई क्वेश्चन नहीं था। सूद अपने नीज पर बैठ गया था, सती की तरफ देख रहा था। वो जानता था कि ये फेस, ये चेहरा उसे पूरी उम्र हॉन्ट करेगा। सती बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही थी, वो लगातार सूद की तरफ देखे जा रही थी। Killing you should be my life's honor, my lady। दूर से ही आवाज आई और बहुत सारे मलूअन सोल्जर्स वहां पर पहुंच गए थे। सूद के हाथ पर दूर से ही बाण चला दिया गया था, उसकी तलवार दूर गिर गई थी, उसके कंधों पर बाण चल गए थे। उसके लोग अब सूद को खींचते हुए वहां से ले जाना चाहते थे, पर अपने फाइनल किल को इस तरह से छोड़ देना ये एक बहुत बड़ा सिन है। सूद ऐसा नहीं करना चाहता, वो वहां से नहीं जाना चाहता, पर उसके लोग खींचते हुए उसे वहां से लेकर जा रहे थे। यहाँ पर सभी मलूअन सोल्जर्स के साथ साथ दक्षा और वरीनी भी आ गए थे। दक्षा ने सती को अपने बाहों में लेने की कोशिश की। सती जोर से चिल्लाई, मुझे हाथ मत लगाओ। दक्षा पीछे हट गए। वरीनी जो कि सती की हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, सती ये क्या हो गया? उसने सती को अपनी बाहों में ले लिया था। माँ मेरे पास अब टाइम बिल्कुल नहीं है। तुम कुछ मत बोलो सती, तुम कुछ मत बोलो। कोई जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। तुम डॉक्टर को क्यों नहीं बुला रहे? माँ मेरी बात सुनो, मेरे पास अब टाइम नहीं है। नहीं सती, तुम ठीक हो जाओगी, कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें ठीक कर देंगे। तुम बोलो मत, तुम चुप रहो, एनर्जी मत वेस्ट करो। नहीं माँ, मुझे प्रॉमिस करो, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरी बॉडी सिर्फ और सिर्फ शिवा को दोगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा सती, तुम्हें कुछ नहीं होगा। माँ प्लीज प्रॉमिस करो, मेरी बॉडी सिर्फ और सिर्फ शिवा को दोगे, किसी को नहीं। प्रॉमिस करो ना माँ प्लीज। हाँ मैं वादा करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ शिवा को, और मुझे अग्नि, गणेश और कार्तिक दोनों मिलकर देंगे। बोलो ना माँ, प्रॉमिस करो ना। सती तुम चुप क्यों नहीं हो रही बेटा? तुम चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें बचा लेंगे। माँ प्लीज एक बार प्रॉमिस करो, गणेश और कार्तिक दोनों मुझे अग्नि देंगे। करो ना प्रॉमिस। हाँ बेटा मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं वादा करती हूँ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। सती वो सुन चुकी थी जो वो सुनना चाहती थी। उसने देखा सामने वो पीस कॉन्फ्रेंस की बिल्डिंग को। वहाँ पर लॉर्ड राम और सीता का आइडल जैसे सती की तरफ ही देख रहा हो। अब वो जल्दी ही इन लोगों के साथ मिल जाने वाली है। उसने शिवा से वादा किया था कि जब शिवा लौटेंगे तो वो उनका इंतजार करेगी। वो अपना वादा नहीं निभा पाई है। वो मरने से पहले सिर्फ और सिर्फ शिवा का चेहरा देखना चाहती थी। उसे वो चेहरा अपने सामने दिखाई दिया। अब उसे और कुछ नहीं चाहिए। उसने शिवा को देखते हुए अपनी आखिरी सांसें ले ली। शिवा को जल्दी से जल्दी देवगिरी पहुंचना था, इसलिए उन्होंने एक मर्चेंट शिप लिया जिससे वो एक हफ्ते से थोड़े से ज्यादा टाइम में ही देवगिरी पहुंचने वाले थे। दूर से ही दिखाई दे रहा था उन्हें वो शिप जिसमें की सती आई थी। ये शिप सती का ही है ना?
शिवा ने कहा। इसका मतलब माँ अभी भी देवगिरी में है? गणेश बहुत ज्यादा हैरान परेशान हो गया था। अगर इन लोगों ने सती को कुछ किया, उसे बंदी बनाया या फिर कुछ गलत किया ना, तो तुम देख लेना, मैं देवगिरी में एक एक चीज को नष्ट कर दूंगी, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। काली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो काली? चाहे कुछ भी हो, पर दक्षा सती को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। कार्तिक ने शिवा की इस बात पर अग्री किया। इन लोगों ने देखा कि पोर्ट पर कोई भी नहीं है। आयुर्वेदी जो कि देखकर बहुत हैरान हुई, पर ऐसा तो आज तक नहीं हुआ कि पोर्ट पर कोई भी ना हो। हमें जल्दी ही चलना होगा, शिवा ने कहा। दूर से उन्हें दिखाई दी वो पीस कॉन्फ्रेंस की बिल्डिंग, जिसके आसपास टेंट लगे हुए थे। वहां पर हर जगह बहुत ज्यादा सफाई की गई थी। ये एरिया ऐसे लग रहा है कि रिसेंटली साफ किया गया हो, पंडित गोपाल ने कहा। हाँ, पीस के लिए प्यूरिफिकेशन चाहिए होती होगी ना, शिवा जो कि काफी घबराए हुए थे। पीस कॉन्फ्रेंस की बिल्डिंग के बाहर बहुत सारे पंडित बैठकर चैंट कर रहे थे। पर ये पूजा कैसी है? शिवा ने कहा। ये पूजा पीस के लिए है, पंडित गोपाल ने कहा। पीस कॉन्फ्रेंस के लिए? शिवा ने कहा। पर ये पूजा तो मरे हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए की जा रही है। जो सुनकर शिवा अब अलर्ट हो गए थे। उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली थी और वहाँ पर सभी ने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली थी। सामने से आ रहे थे पर्वतेश्वर और आनंदमयी, और उनके पीछे वो इंसान जिसने सफेद कलर के कपड़े पहने हुए थे, सर पर एक भी बाल नहीं, सिर्फ एक चोटी जो कि पीछे लटक रही थी, एक बड़ी सी सफेद दाढ़ी थी, जिन्हें देखते ही पंडित गोपाल ने अपने हाथ जोड़ लिए। महर्षि भृगु? अपने हाथ जोड़कर महर्षि भृगु ने भी पंडित गोपाल को नमस्ते किया और शिवा की तरफ देखकर कहा, ग्रेट नीलकंठ, ग्रेट महर्षि। ये कहकर शिवा ने अपनी तलवार पर ग्रिप को और भी टाइट कर लिया था। महर्षि भृगु कुछ कहना चाहते थे, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा और उसी टाइम वहाँ पर पर्वतेश्वर आ गया था। उन्होंने पर्वतेश्वर की तरफ देखा। शिवा ने बहुत टाइम के बाद अपने दोस्त पर्वतेश्वर को इतने करीब से देखा था, और पर्वतेश्वर भी बहुत टाइम के बाद अपने लिविंग गॉड को सामने पाकर खुश भी नहीं हो पा रहा था। शिवा ने देखा कि पर्वतेश्वर की आंखें सूजी हुई हैं, जैसे वो पता नहीं कितने दिनों से सोया ना हो। क्या हुआ? एम्परर दक्षा तुम्हें सिटी के अंदर नहीं जाने दे रहे? शिवा ने पूछा। नहीं, हम अंदर जाना ही नहीं चाहते, पर्वतेश्वर ने कहा। क्यों? हम उन्हें अब अपना एम्परर नहीं मानते हैं। पर्वतेश्वर की ये बात सुनकर शिवा हैरान हो गए। अच्छा, तो तुम इस पीस कॉन्फ्रेंस से खुश नहीं? तुम पीस नहीं चाहते हो? पर्वतेश्वर, अगर तुम्हें युद्ध करना है ना, तो तुम अभी कर लो, मैं युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। शिवा की ये बात सुनकर पर्वतेश्वर जो कि बहुत ज्यादा दुखी थे, उन्होंने कहा कि युद्ध खत्म हो चुका है। पर्वतेश्वर की इस बात पर महर्षि भृगु ने ऐड ऑन किया, पूरी लड़ाई अब खत्म हो चुकी है ग्रेट नीलकंठ। शिवा ने बहुत हैरानी से पंडित गोपाल की तरफ देखा। क्या हुआ? प्रिंसेस सती ने क्या कन्विंस कर लिया एम्परर को सोमरस का यूज खत्म करने के लिए? अगर आप लोग सोमरस का यूज छोड़ देंगे ना, तो हम लड़ाई करने में इंटरेस्टेड हैं भी नहीं। हमें कोई लड़ाई नहीं करनी, बस सोमरस की कंजम्पशन को खत्म कर दीजिए। पर्वतेश्वर, जिसकी आंखों में से आंसू जैसे बहने ही वाले थे, उन्होंने शिवा के हाथ को टच किया। माय लॉर्ड, आप प्लीज मेरे साथ चलिए। शिवा हैरान थे। कहाँ ले जाना चाहते हो तुम मुझे? प्लीज माय लॉर्ड, आप एक बार मेरे साथ चलिए। पर्वतेश्वर को इस तरह टूटा हुआ देखकर शिवा उसके साथ चल पड़े थे, और शिवा के पीछे पीछे सभी लोग चल पड़े थे पीस कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग की तरफ। आनंदमयी जो कि वहीं रुक गई थी, क्योंकि वो नहीं देख पाती जो अब होने वाला था। पर्वतेश्वर ने जब दरवाजा खोला तो वो सीन देखकर शिवा स्टन हो गए थे। वहां पर कम से कम 20 बेड थे, हर बेड पर एक सोल्जर था, और जब शिवा की नजर पड़ी उनके उस फेवरेट सोल्जर की तरफ जो उन्हें यहाँ तिब्बत से लेकर आया था, तो वो जोर से चिल्ला पड़े, नंदी! ये क्या हुआ नंदी को? नंदी की पूरी बॉडी पर स्कार्स आए हुए थे, पूरी बॉडी पर जख्म हुए थे, दोनों हाथों में बहुत ज्यादा इंजरी थी। नंदी अनकॉन्शियस था। नंदी को इस हालत में देखकर शिवा ने अपनी तलवार निकाल ली। इसके लिए मैं एम्परर को कभी माफ नहीं करूंगा। वो अगर सोच रहा है कि वो ये सब कुछ करके मेरी सती को कैप्चर करके ये वॉर जीत लेगा, तो वो बहुत गलत सोच रहा है। काली ने पर्वतेश्वर की तरफ देखकर कहा, अगर दीदी को पता चला ना कि हम लोग यहाँ हैं, तो वो यहाँ से हमारे साथ भाग जाएगी और
तुम देख लेना, अगर तुम लोग ने दीदी को प्यार से नहीं छोड़ा तो देवगिरी का क्या होने वाला है। इसलिए मैं बोल रही हूँ सीधा सीधा मेरी दीदी को छोड़ दो, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। पर्वतेश्वर अब जैसे कांप रहा था। पंडित गोपाल पर्वतेश्वर को देखकर काफी कंसर्न हो गए थे। जनरल, यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, बस प्रिंसेस सती को छोड़ दो, उन्हें हमारे साथ जाने दो। पर्वतेश्वर के पास तो कोई शब्द थे नहीं कहने के लिए। महर्षि भृगु भी कुछ कहना चाहते थे, पर उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें, किस तरह कहें। अब पंडित गोपाल ने महर्षि भृगु से कहा, हमारे पास पशुपति अस्त्र है, अगर आप लोग अभी प्रिंसेस सती को रिलीज नहीं करेंगे तो आप सोच लीजिए क्या होने वाला है। हम ये पशुपति अस्त्र यूज करने से बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। प्रिंसेस सती को रिलीज कर दो, सोमरस की सारी फैक्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दो, कोई लड़ाई नहीं होगी, हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। पशुपति अस्त्र के बारे में सुनकर लॉर्ड भृगु काफी घबरा गए थे। उन्होंने पर्वतेश्वर की तरफ देखा, पर पर्वतेश्वर को अब इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बहुत बुरी तरह रो रहे थे उस औरत की मौत के लिए जिसे उन्होंने अपनी बेटी माना था, जिसे उन्होंने बचपन से बहुत प्यार किया था। शिवा ने अब अपनी तलवार को पर्वतेश्वर के और करीब कर दिया था। पर्वतेश्वर, मेरी पेशेंस को टेस्ट मत करो, मुझे जल्दी बताओ कहाँ है सती। पर्वतेश्वर जो कि बहुत बुरी तरह रो रहा था। शिवा का गुस्सा पर्वतेश्वर को देखकर बढ़ता जा रहा था। उनकी दोनों आईब्रोज के बीच में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन हो रही थी। I'm sorry my lord, 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 I'm sorry। शिवा के हाथ से तलवार छूट गई। शिवा अब बहुत घबरा गए थे। कहाँ है वो पर्वतेश्वर? My lord, मैं टाइम पर नहीं पहुंच पाया। शिवा ने पर्वतेश्वर को गले से पकड़ लिया। पर्वतेश्वर बताओ सती कहाँ है? उसी टाइम लॉर्ड भृगु ने शिवा के पीछे की तरफ देखा। शिवा ने उनके गेज को फॉलो किया तो वहाँ एक बड़ा सा दरवाजा था। शिवा उस दरवाजे की तरफ भाग उठे। सती! शिवा दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजा बंद था। शिवा जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगे। शिवा उस टाइम दरवाजे को तोड़ देना चाहते थे। कुछ मलुहंस भागे थे उस दरवाजे की चाबी लेने के लिए, पर उससे पहले ही शिवा ने अपने हाथों से, अपने कंधे से, अपने सर से उस दरवाजे को तोड़ दिया था और दरवाजा खुला तो शिवा स्टन रह गए। उस कमरे के बीचों बीच बर्फ के एक बहुत बड़े पहाड़ के बीच में थी वो फाइनेस्ट पर्सन ऑन अर्थ, वो जिसे शिवा ने सबसे ज्यादा प्यार किया था, शिवा की सती। शिवा अपने दोनों हाथों से उस बर्फ के ऊपर बैंग कर रहे थे। वो उस बर्फ को हटा देना चाहते थे, पहुंच जाना चाहते थे अपनी सती तक। वो बर्फ जो कि बहुत हार्ड थी, शिवा के हाथों में से खून निकलने लग गया था। बर्फ के साथ साथ ही वो खून जमने लग गया था, पर शिवा कैसे भी करके अभी की अभी अपनी सती तक पहुंचना चाहते थे। शिवा ने बहुत ही फोर्सफुली वो आइस के ब्लॉक्स को हटाया। शिवा की आंखों के बीच में जैसे आग लगी हुई थी। कोई भी नॉर्मल इंसान वो पेन नहीं सह सकता था जो शिवा अभी सह रहे थे। शिवा फाइनली पहुंच गए बर्फ के उस पहाड़ के बीचों बीच, जहां पर उनकी सती दोनों हाथ अपनी तरफ कर्व करके लेटी हुई थी। शिवा ने सती को अपनी बाहों में ले लिया, अपनी गोद में उठा लिया। सती जिसकी बॉडी पर बहुत सारी इंजरीज थी, एक आंख सती की इंजर्ड थी, एक हाथ जैसे ऑलमोस्ट कटा हुआ था, पेट में 2 छेद हुए थे जिनमें से खून निकल कर फ्रोज हो चुका था। सती की पूरी बॉडी नीली पड़ चुकी थी। शिवा सिर्फ और सिर्फ चिल्ला रहे थे, सती सती। शिवा ने सती को अपनी बाहों में लिया हुआ था। वो मंजर इतना भयानक, इतना दर्दनाक था जिसे सोचकर भी दिल दहलने लगे। सती की आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए यह कमरा बनाया गया था। घंटों हो गए थे। शिवा सती की बॉडी को अपने हाथ में लेकर बिल्कुल लाइफलेस होकर बैठे हुए थे। ना वो हिल रहे थे, ना वो खा रहे थे, ना वो रो रहे थे। जैसे उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अपने प्यार की तरह वो भी अपनी जान यहीं पर गवा देंगे। ताली उस कमरे के बाहर बैठी बहुत जोर जोर से रो रही थी। अपने आप को कोस रही थी उस बिहेवियर के लिए जो कि उसने सती के साथ किया था। ये गिल्ट अब पूरी उम्र उसके साथ रहने वाला था।
बृहस्पति और तारा दोनों कमरे के दूसरी तरफ बैठे हुए थे। बृहस्पति रो रहे थे सती के लिए, जिसकी उन्होंने हमेशा रिस्पेक्ट की थी, जिसको हमेशा अपनी बेटी की तरह प्यार किया था, और वो जानते थे कि अब शिवा कभी भी पहले जैसे नहीं हो पाएंगे। कृतिका और वीरभद्रा दोनों इतनी बुरी तरह से रो रहे थे जैसे उनके आंसू अब कभी नहीं सूखेंगे। वीरभद्रा बहुत गुस्से में भी था, पर इस टाइम उसका दुख उसके गुस्से को ओवरपावर कर रहा था। कार्तिक और गणेश दोनों एक साथ बैठे हुए थे और लगातार उस टावर की तरफ देख रहे थे जहां पर उनके बाबा उनकी माँ को हाथ में लेकर बैठे हुए थे। गणेश को दिखाई थी कुछ मूवमेंट, ऐसे लगा कि जैसे सती वहां से हिली है। गणेश ने देखा सती की बॉडी वहां से उड़ती हुई गणेश के सामने आ गई। उसने जमीन पर पैर नहीं रखे, वो हवा में ही थी। उसने बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए थे, बिल्कुल गॉडेस की तरह, पर गॉडेस ब्लीड नहीं करती। सती की पूरी बॉडी में से बहुत ज्यादा खून निकल रहे थे। उसकी पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा इंजरीज थी। सती के बाल उड़ रहे थे। बहुत ही डरावनी सी साइड थी वो। माँ, माँ। गणेश की आंखों में से आंसू लगातार बह रहे थे। माँ, प्रॉमिस करो तुम बदला लोगे। माँ, प्रॉमिस करो गणेश तुम बदला लोगे, याद रखोगे मैं कैसे मरी थी और मेरा बदला लोगे तुम, प्रॉमिस करो। हाँ माँ, मैं वादा करता हूँ मैं बदला लूंगा, मैं सबसे बदला लूंगा, हर किसी से बदला लूंगा जिसने तुम्हारा ये हाल किया है। माँ, माँ। और सती वहां से गायब हो गई। उसी टाइम पर कार्तिक को भी सती की इमेज दिखाई दी। सती जो कि बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए थी, बिल्कुल गॉडेस की तरह। बट अनलाइक गणेश, कार्तिक को सती जो दिखाई दी वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, बिल्कुल पहले जैसी। कहीं पर भी कोई वूंड नहीं था, कहीं पर भी कोई चोटें नहीं थी, कोई जख्म नहीं था। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत सती का हंसता हुआ चेहरा कार्तिक को दिखाई दिया। माँ, मैं तुम्हारी मौत का बदला लूंगा, हर किसी को आग लगा दूंगा, हर किसी को खत्म कर दूंगा जिसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। क्या तुम्हें कुछ याद नहीं कार्तिक? माँ, मुझे सब याद है। तुम्हें कुछ याद नहीं मैंने तुम्हें जो सिखाया? कार्तिक चुप हो गया था। बदला लेना टाइम वेस्ट करना है कार्तिक। तुम अपने धर्म के लिए जियोगे, तुम अपने धर्म को फॉलो करोगे। प्रॉमिस करो मैं कैसे मरी तुम ये याद नहीं रखोगे, मैं कैसे जी तुम ये याद रखोगे। माँ, प्रॉमिस करो तुम याद रखोगे मैं कैसे जी थी, कभी नहीं याद रखोगे मैं कैसे मरी थी। हाँ माँ, मैं वादा करता हूँ मैं हमेशा याद रखूंगा। सती तो चली गई थी, पर अब पीछे सब लोग बदला लेना चाहते थे। सब लोग बदला लेना चाहते थे उन सभी लोगों से जिन्होंने सती के साथ ये किया है। साथ साथ वो लोग बदला लेना चाहते थे, डिस्ट्रॉय कर देना चाहते थे देवगिरी को, जिसकी वजह से सती के साथ ये सब कुछ हुआ है। सब लोगों की अपनी अपनी सोच थी, अपने अपना व्यू पॉइंट था। पंडित गोपाल नहीं चाहते थे कि देवगिरी को डिस्ट्रॉय किया जाए। उनका कहना था कि सिर्फ सोमरस की फैक्ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया जाए, उन लोगों को सजा दी जाए जिन लोगों ने सती के साथ ये किया है। पर बाकी सब लोग अलग तरह से सोच रहे थे। उनका कहना था कि देवगिरी को डिस्ट्रॉय कर दो क्योंकि देवगिरी में सती के साथ ऐसा हुआ है। अब सोचने का टाइम नहीं है, अब वेंजेंस लेने का टाइम है और पशुपति अस्त्र को यूज करना चाहिए। पंडित गोपाल इसके बिल्कुल खिलाफ थे। उनका कहना था कि पशुपति अस्त्र को किसी भी हालत में यूज नहीं किया जा सकता है, किसी भी बदला लेने के लिए पशुपति अस्त्र का यूज नहीं किया जा सकता है। जिस पर सब लोगों का कहना था कि ये सिर्फ एक आम इंसान के लिए बदला नहीं लिया जा रहा, ये उनके लिविंग गॉड के लिए बदला लिया जा रहा है और पशुपति अस्त्र को यूज करना ही होगा, देवगिरी को डिस्ट्रॉय करना ही होगा। शिवा इस सब में इंटरफेयर नहीं कर रहे थे। वो सिर्फ और सिर्फ सती को अपनी बाहों में लेकर उसी बर्फ के पहाड़ पर बैठे हुए थे। वो किसी भी डिस्कशन में शामिल नहीं होना चाहते थे। पंडित गोपाल ने बहुत कोशिश की थी शिवा को मनाने की, पर वो वहाँ से हिले भी नहीं थे। अब डिसीजन लेना ही था कि क्या करना है। काली का गुस्सा तो सातवें आसमान पर था। उसका कहना था कि देवगिरी को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए और पशुपति अस्त्र का यूज करना चाहिए, पर वहाँ पर कुछ लोग इस बात के खिलाफ थे। लोगों के बीच में काफी बहस भी हो रही थी। अगर कोई मलूहन कहता है कि देवगिरी को डिस्ट्रॉय नहीं करना है तो ये कहा जा रहा था क्योंकि वो मलूहन है, क्योंकि वो शिवा के साथ ट्रू नहीं है, लॉयल नहीं है, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। ऐसे ही हर कोई एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा रहा था। डिसीजन लेना था कि देवगिरी के साथ क्या करना है। महर्षि भृगु काफी घबरा गए थे, इसलिए उन्होंने आनंदमयी और पर्वतेश्वर को कहा कि वो लोग देवगिरी के अंदर चले जाएं, यहाँ रहना उनका ठीक नहीं है। और भगीरथ इस बात से परेशान था कि उसकी बहन
देवगिरी के अंदर है, अगर ये लोग देवगिरी को डिस्ट्रॉय करते हैं तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जो वो नहीं चाहता था। इसके लिए लोग कुछ सॉल्यूशंस ढूंढ रहे थे कि बच्चों का कोई कसूर नहीं, बच्चों ने कुछ नहीं किया, इसलिए उन्हें छोड़ देना चाहिए। काली का कहना था कि क्या मलूहंस को अपने बच्चों की पड़ी है जो बच्चों को छोड़ देना चाहिए, बट यूनानिमसली ये डिसीजन हुआ कि बच्चों को छोड़ देना चाहिए। फिर कहा गया कि औरतों की क्या गलती है, औरतों ने भी तो कुछ नहीं किया है, इसलिए औरतों को भी छोड़ देना चाहिए। अब काली को बहुत गुस्सा आ गया था। उसका कहना था कि औरतों के साथ साथ कुत्तों को भी छोड़ दो, कॉकरोचों को भी छोड़ दो, मक्खियों को भी छोड़ दो, वहाँ के और जीव जंतुओं को भी छोड़ दो। किस किस को और बचाना चाहते हो? आखिर करना क्या चाहते हो? कैसे लेना चाहते हो वेंजेंस? अगर वेंजेंस लेने हैं तो देवगिरी को डिस्ट्रॉय करना होगा, वहाँ पर हर किसी को मारना होगा, हर किसी को खत्म कर देना होगा। काली को अपनी बहन की मौत का बदला लेना था। खैर, यूनानिमसली एक बार फिर यही डिसीजन हुआ कि औरतों और बच्चों को छोड़ दिया जाएगा और देवगिरी को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। पशुपति अस्त्र को यूज करने के खिलाफ अभी भी बिल्कुल पंडित गोपाल थे। उन्होंने कहा कि शिवा ने ये प्रॉमिस किया है वायुपुत्र को कि पशुपति अस्त्र को यूज नहीं किया जाएगा, जिस पर कार्तिक ने कहा कि अगर शिवा ने ऐसा प्रॉमिस किया है तो वो लोग पशुपति अस्त्र को यूज नहीं करेंगे। पंडित गोपाल को थोड़ी खुशी हुई कि कोई तो सेंसिबली बात कर रहा है। गणेश बहुत गुस्से में था। कार्तिक रीजनेबली बात कर रहा है, गणेश को ये समझ नहीं आ रहा था। उसने कार्तिक से कहा कि क्या उसे अपनी माँ की मौत का बदला नहीं लेना है? उसने हमेशा अपनी माँ का प्यार पाया है बचपन से, इसलिए शायद उसे वैल्यू नहीं है एक माँ के प्यार की। गणेश जानता है कि उसने क्या खोया है। कार्तिक को नहीं समझ पा रहा है। कार्तिक गणेश को समझाने की कोशिश कर रहा है, बहुत समझदारी से बिहेव कर रहा है। उसने ये भी कहा है कि सोमरस की फैक्ट्रीज को डिस्ट्रॉय जरूर करना है, पर सोमरस कैसे बनता है उसके लिए एक ट्राइब को भी हमें सेव करना होगा, क्योंकि शिवा ऐसा चाहते थे। सोमरस कभी दोबारा भी यूजफुल हो सकता है, इसलिए उसकी प्रोडक्शन के प्रोसेस को हमें सेव करके रखना होगा। गणेश कुछ भी रीजनेबली नहीं सोच पा रहा है। उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की मौत का बदला लेना है। खैर, हर जगह काफी क्योस फैल गया है। शिवा के बिना डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होगा, और शिवा क्या डिसीजन लेंगे ये जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार करते हैं। लौट कर आती हूँ इस छोटे से ब्रेक के बाद, और फिर बढ़ाएंगे कहानी को आगे, देखेंगे कि फाइनल डिसीजन क्या होता है। स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। नैब इंडिया यानी नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया, इंडिया की सबसे पुरानी संस्था है जहां दृष्टिहीनों के लिए शिक्षा, रोजगार और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 02266838637। Radio Udan is a treasure of entertainment. गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। बैंग बैंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम। मैं हूँ अनोखा अंकित रेहान टॉप मिक्स की शुरुआत। गुड इवनिंग दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुक क्वाड और मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा एक बार फिर हाजिर हूँ। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। प्रोग्राम बदलता दौर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति मलिक और कमेंट्री कलर्स में आप सभी का स्वागत है। आगे आपका हरदी लजीज, नाम है मंचले मनीष। Stay positive, stay happy, stay healthy. ओके, हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ आरजे पुनीत। I am inspired by Radio Udan. And what about you? वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुक क्वाड और नॉवल चल रही है द ओथ ऑफ वायुपुत्रास। जी हाँ, सिचुएशन बहुत गंभीर है, बहुत टेंस है, बहुत दुखी है। सती के जाने के बाद हर कोई अपने अपने तरीके से सती की मौत का बदला लेना चाहता है। कोई तो देवगिरी को नष्ट कर देना चाहता है और कोई सिर्फ उन लोगों को सजा देना चाहता है जो कि सती की मौत के लिए डायरेक्टली जिम्मेवार हैं। सोमरस को खत्म करना हर कोई चाहता है। कार्तिक बहुत समझदारी से काम कर रहा है। उसे समझ में आ गया है कि वो नीलकंठ की फैमिली को बिलोंग करते हैं, कोई आम फैमिली को नहीं। पूरी दुनिया का भार उनके ऊपर है। उन्हें डिसीजन बहुत वाइजली लेना होगा। उन्हें सोमरस बनाने वाले साइंटिस्ट को सेव करना होगा ताकि सोमरस को फ्यूचर यूज के लिए जिंदा रखा जा सके, और उन्हीं लोगों को सजा देनी होगी जो कि सती की मौत के लिए डायरेक्टली जिम्मेवार है। गणेश को इस टाइम बहुत गुस्सा आ रहा है और उसे कार्तिक की ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। वो बदला लेना चाहता है, हर किसी को मार देना चाहता है, खत्म कर देना चाहता है, चाहे उसे ये काम खुद अपने हाथों से करना हो।
कार्तिक की बातें उसे समझ में नहीं आ रही हैं। काली भी गणेश के साथ अग्री कर रही है। पंडित गोपाल सेटिस्फाइड है कि एटलीस्ट पशुपति अस्त्र से इन लोगों का ध्यान साइंटिस्ट की तरफ डाइवर्ट हो गया है। हो सकता है कि कुछ घंटों में वो साइंटिस्ट को सेव करने के लिए भी नीलकंठ की फैमिली को कन्विंस कर पाए। उधर नीलकंठ, जो कि सती की बॉडी को लेकर अभी तक उसी बर्फ के पहाड़ पर बैठे थे, उन्हें सडनली रियलाइज हुआ कि उन्हें कुछ करना होगा, उन्हें स्टैंड लेना होगा। उन्होंने सती के माथे पर किस किया और उसकी बॉडी को वहीं उस बर्फ पे रख दिया और कहा कि सती उनका इंतजार करे, वो जल्दी लौट कर आएंगे। ये कहकर वो वहाँ से खड़े हुए और कमरे से बाहर आ गए। शिवा कमरे से बाहर निकले तो उन्होंने सबसे पहले देखा आयुर्वेदी को, जिसकी आंखें बिल्कुल सूजी हुई थी, ज्यादा काम करने के कारण और दुख के कारण। माय लॉर्ड, शिवा का चेहरा, जो कि बहुत ही भयानक, बहुत ही डरावना लग रहा था, जिसे देखकर आयुर्वेदी स्टन हो गई थी। शिवा के चेहरे पर इतना ग्रीफ उसने कभी नहीं देखा था। ऐसे लग रहा था कि वो गुस्से की, दुख की हदों को पार कर चुका है। शिवा ने आयुर्वेदी को कुछ नहीं कहा और वो उस कमरे की तरफ चल पड़े जहां पर उनकी पूरी फैमिली डिस्कशन कर रही थी। शिवा को सबसे पहले नोटिस किया तारा ने। नीलकंठ, शिवा ने तारा की तरफ देखा। मेरी शिप में वो ट्रंक है जिसमें वो पशुपति अस्त्र है, उसे यहाँ ले आओ। ये सुनते ही पंडित गोपाल स्टन हो गए थे। पर नीलकंठ, आप ये क्या कह रहे हैं? हम पशुपति अस्त्र को यूज नहीं कर सकते हैं। शिवा ने पंडित गोपाल को कोई जवाब नहीं दिया और वो चल पड़े वापस उसी कमरे की तरफ। पंडित गोपाल शिवा को समझाना चाहते थे कि उन्होंने वायुपुत्रास को, उन्होंने अपने अंकल मित्रा को एक प्रॉमिस किया था कि वो पशुपति अस्त्र को यूज नहीं करेंगे। उन्होंने शिवा को समझाया कि चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले, उसके आसपास का एरिया डिस्ट्रॉय होगा ही होगा। इस तरह शिवा अपनी फैमिली, अपनी पूरी आर्मी को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्या शिवा ऐसा करना चाहते हैं? उन सब से कहो कि वो यहाँ से चले जाए, शिवा ने पंडित गोपाल से कहा। आप ये कहना चाहते हैं कि मैं सबसे कहूँ कि पशुपति अस्त्र लेकर यहाँ से चले जाएं? पंडित गोपाल कोशिश कर रहे थे कि शिवा पशुपति अस्त्र को यूज करने के बारे में ना सोचे। शिवा के फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। उन्होंने पंडित गोपाल से कहा, नहीं, उन सभी लोगों को कहो कि वो यहाँ से चले जाएं, जो कि सोमरस की प्रोडक्शन में शामिल नहीं थे, जो कि सती की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो कि बेकसूर है। उन सब से कहो कि यहाँ से चले जाएं, क्योंकि इस सब के बाद ना तो कोई दक्षा होगा, ना कोई सोमरस होगा, ना कोई ईवल होगा। ऐसे होगा कि जैसे देवगिरी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। कोई भी 2 स्टोन ऐसे नहीं होंगे जो ये बता सके कि यहाँ पर देवगिरी जैसी जगह भी थी। सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। पंडित गोपाल सेटिस्फाइड थे कि एटलीस्ट बेकसूर लोगों को शिवा नहीं मारना चाहते हैं। पर लॉर्ड रुद्रा ने बैन किया है देवी अस्त्रों को यूज करना, उसका क्या? उन्होंने शिवा को एक बार फिर समझाने की कोशिश की, पर शिवा, पशुपति अस्त्र? शिवा ने पंडित गोपाल की तरफ देखा। बिना किसी इमोशन, बिना किसी फीलिंग के शिवा ने कहा, मैं इस पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा। ये कहकर शिवा चल पड़े अपनी सती की तरफ। तारा उठकर वहां से जाने लगी, तब उसे बृहस्पति ने रोका। तुम कहाँ जा रही हो? तुमने सुना नहीं अभी लॉर्ड नीलकंठ ने क्या कहा? मैं पशुपति अस्त्र को यहाँ लाने जा रही हूँ। पर तारा, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तुम जानती हो हम सब खत्म हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम इस वेपन को ऐसे डिजाइन कर सकते हैं कि इसके अंदर अंदर की ही सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो। अगर हम 5 किलोमीटर की दूरी पर होंगे तो हमें कुछ नहीं होगा। पर तारा, मैं शिवा के लिए फील करता हूँ, पर हम पशुपति अस्त्र नहीं यूज कर सकते। तारा ने बृहस्पति की आंखों में देखकर कहा, लॉर्ड राम के रूल्स को यहाँ पर ब्रेक किया गया है और नीलकंठ डिजर्व करते हैं जस्टिस। हाँ, मैं जानता हूँ तारा, नीलकंठ डिजर्व करते हैं जस्टिस, पर पशुपति अस्त्र नहीं, हम इसे यूज नहीं कर सकते हैं। तारा, तुम शिवा का पेन देख नहीं सकते हो? कैसे दोस्त हो तुम? तारा की ये बात सुनकर बृहस्पति ने कहा, हाँ, मैं शिवा का पेन देख सकता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि शिवा वेंचर्स डिजर्व करते हैं, पर मैं नहीं चाहता कि शिवा कुछ ऐसा करे जिससे कि वो हमेशा अपनी आत्मा को कोसते रहे, हमेशा वो रिग्रेट करते रहे। उनकी आत्मा, उनकी सोल तो वहाँ है, उस बर्फ के पहाड़ पर। बृहस्पति ने तारा का हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ, मैं जानता हूँ, पर तारा ने बृहस्पति के हाथ को दूर हटा दिया। तुम चाहते हो कि शिवा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे, जबकि उनके साथ ऐसा कुछ नहीं किया गया है।
उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, धोखा हुआ है। उन लोगों ने शिवा की पूरी जिंदगी छीन ली है, उनकी सोल को छीन लिया है, उनके जीने के मकसद को छीन लिया है, और तुम चाहते हो कि वो रूल्स को फॉलो करें? देवगिरी में इवैक्यूएशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। शिवा ने डिसाइड कर लिया था कि पशुपति अस्त्र को यूज किया जाएगा तो किया जाएगा। उन सभी लोगों को बाहर जाने दिया जाएगा जो कि बेकसूर हैं, जो कि सोमरस की प्रोडक्शन में किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है। वो क्षत्रिय जो कि सोमरस को प्रोटेक्ट कर रहे थे वो बाहर नहीं जा सकते हैं, और वो ब्राह्मण जो कि सोमरस को बना रहे हैं वो भी बाहर नहीं जा सकते हैं। दक्षा, उनकी फैमिली, उनके बॉडीगार्ड्स और विदिन माली को बाहर जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मलुहा में जो हो रहा था वो देखकर सभी चंद्रवंशी और सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। कुछ लोग बाहर जा रहे थे, कुछ लोग अपने फैमिली मेंबर्स को सी ऑफ करने के लिए गेट पर आ रहे थे, चुपचाप उन्हें सी ऑफ करके वहां से जा रहे थे। कोई भी रोना धोना नहीं था, कोई भी जबरदस्ती सिटी को सेव करने की कोशिश नहीं थी, कोई भी मेलोड्रामेटिक सीन नहीं था। भगीरथ, पंडित गोपाल और कार्तिक वहां एक साथ ही थे जब ये सीन चल रहा था। भगीरथ बहुत हैरान था, उसे पंडित गोपाल की तरफ देखकर कहा, ये सब हो क्या रहा है? कार्तिक ने अपना मुंह नीचे कर लिया। बलूहंस के बीच में एक मूवमेंट सा बन गया है। अपनी सिटी के साथ रहो, अपनी सिटी के साथ मरो, अपने कर्मा को, अपने धर्मा को फॉलो करो, एक सच्चे मलूहन बनो, और सूर्यवंशी ने जो भी किया है उसकी सजा पाओ। नीलकंठ से मौत पाके अपने सोल को प्योरीफाई कर लो। पंडित गोपाल ये सब कुछ बोलते हुए काफी इमोशनल हो गए थे, पर भगीरथ अभी भी कुछ नहीं समझ पा रहा था। आप कहना क्या चाहते हैं? पंडित गोपाल ने इशारा किया एक औरत की तरफ जो कि अपनी फैमिली को सी ऑफ करके वापस देवगिरी के अंदर जा रही थी। भगीरथ उस औरत के पास पहुंचा। आप वापस अंदर क्यों जा रही हैं? अपनी फैमिली के साथ ये सिटी छोड़कर क्यों नहीं जा रही? वो लेडी जिसके फीचर्स बहुत ही सॉफ्ट थे, उसने बहुत ही कामली भगीरथ की तरफ देखा, ऐसे बात कर रही थी जैसे कि वेदर डिस्कस कर रही हो। मैं एक मलूहन हूँ और मलुहा में ईविल हुआ है, मलुहा ने सिन किया है। अब इस जिंदगी का क्या फायदा? मैं लॉर्ड शिवा में बिलीव करती हूँ और लॉर्ड शिवा के साथ इनजस्टिस हुआ है, उसकी सजा हम सबको मिलनी चाहिए। मैं भी तो मलूहन हूँ, मैंने भी तो सोमरस कंज्यूम किया है, मुझे भी तो सजा मिलनी चाहिए। मैं भी इस ईविल में जिम्मेदार हूँ, इस ईविल में मैं भी भागीदार हूँ, मुझे भी अपनी इस गलती की सजा पानी ही होगी। मलुहा का ईविल मेरा भी ईविल है, मुझे भी नीलकंठ का ये डेट चुकाना ही होगा, यही मेरा कर्म है। मैं बस इतनी प्रार्थना ही कर सकती हूँ कि अगले जन्म में मैं कुछ कम अपराधों के साथ जन्म लूं। भगीरथ ये सब कुछ सुनकर स्टन रह गया था। पंडित गोपाल ने भगीरथ को बुलाया। मैं जानता हूँ ये सब लोग एक ही बात कह रहे हैं कि हम मलूहन हैं, लॉ को तोड़ा गया है, हम सब अपने कर्मों की सजा पाना चाहते हैं। कार्तिक, भगीरथ और पंडित गोपाल अब चुपचाप खड़े हुए थे। तभी पंडित गोपाल ने भगीरथ से कहा, भगीरथ, मैं चाहता हूँ कि तुम पर्वतेश्वर को यहाँ बुला लाओ। भगीरथ ने पंडित गोपाल से कहा कि वो ऑलरेडी ही मैसेज भेज चुका है आनंदमयी के पास, पर ना तो आनंदमयी आई है ना उसका हस्बैंड। वो जानता है कि वो अपने हस्बैंड के बिना नहीं आएगी। वो बहुत कोशिश कर रहा है आनंदमयी को बाहर बुलाने की। तब कार्तिक ने भगीरथ से कहा कि वो खुद सिटी में जाए और उन दोनों से कहे कि उन्हें यहाँ पर पंडित गोपाल बुला रहे हैं। इंडिया के फ्यूचर के बारे में हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, इसलिए उन्हें यहाँ आना ही होगा। भगीरथ समझ रहा था कि यही एक तरीका है जनरल पर्वतेश्वर को बाहर बुलाने का। उसने कहा कि वो खुद जाएगा और इन दोनों को बाहर लाने की पूरी कोशिश करेगा और इस बारे में किसी को एक शब्द भी नहीं कहेगा। तभी वहां पर कुछ लोग आए और उन लोगों ने इनसे कहा, एक्सक्यूज मी, हम आज सुबह सिटी छोड़कर चले गए थे, पर अब हमें अपनी गलती रियलाइज हो रही है, क्या हम सिटी के अंदर वापस जा सकते हैं? ये सुनकर इन तीनों की नजरें नीची हो गई थी, देख रहे थे उस सिटी की तरफ जो कि कल एग्जिस्ट नहीं करेगी। भगीरथ सोच रहा था मन ही मन कि क्या वो अपनी बहन को कन्विंस कर पाएगा बाहर आने के लिए। भगीरथ के कन्विंस करने पर पर्वतेश्वर और आनंदमयी मिलने आ गए हैं पंडित गोपाल से। पंडित गोपाल चाहते हैं कि पर्वतेश्वर कुछ साइंटिस्ट को सेव करे, उन्हें बचाए, ताकि सोमरस के प्रोडक्शन के तरीके को सेव किया जा सके, उसे प्रिजर्व किया जा सके, क्योंकि लॉर्ड शिवा भी ऐसा ही चाहते हैं। पर पर्वतेश्वर थोड़ा रिलक्टेंट है, उसे लगता है कि जब तक लॉर्ड शिवा खुद उसे ये बात नहीं कहेंगे वो ऐसा नहीं करना चाहता। इस पर कार्तिक ने इंटरवीन किया। उसने कहा कि लॉर्ड शिवा जो कि अभी बहुत ज्यादा ग्रीफ में है, बहुत ज्यादा दुखी हैं,
उसकी माँ की मौत के दुख से बाहर आ पाना अभी उनके लिए बहुत मुश्किल है। ऐसे डिसीजंस वो अभी नहीं ले पाएंगे। इसलिए पर्वतेश्वर को कार्तिक पर विश्वास करना होगा। उसे ऐसे कुछ साइंटिस्ट को जरूर सेव करना होगा। उन्हें फोर्स करना होगा कि वो इंडिया के लिए, इंडिया के फ्यूचर के लिए सोमरस के प्रोडक्शन के तरीके को प्रिजर्व करें। और बाद में जब शिवा अपनी ग्रीफ से बाहर आएंगे तो जो वो डिसीजन लेंगे वही सब मानेंगे। अगर वो नहीं चाहेंगे कि सोमरस के प्रोडक्शन के तरीके को सेव करना है तो उसे उस टाइम भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। पर्वतेश्वर कार्तिक की इस बात से अग्री हो गए हैं। इधर वरीनी भी महल से निकलकर देवगिरी की गेट तक आ पहुंची है। सभी सैनिक बहुत हैरान है कि उनकी क्वीन भी उन्हें इस दुख के समय में छोड़कर जा रही है। उसने भी लॉर्ड शिवा के द्वारा दी गई इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया है। वरीनी ने किसी से कुछ नहीं कहा और वो सीधा वहीं जहाँ पहुंची जहाँ पर पशुपति अस्त्र को इंस्टॉल किया जा रहा था। सबसे पहले वरीनी को देखा काली ने और उसके बाद शिवा ने। शिवा ये सोच भी नहीं सकते हैं कि सती की मौत के लिए वरीनी कहीं भी जिम्मेवार हो सकती है। शिवा ने दोनों अपने हाथ जोड़कर वरीनी को नमस्कार किया और काली भी अपनी माँ को देखकर खुश हुई है। वरीनी ने शिवा का हाथ पकड़ा, शिवा की आंखों में देखा जिसमें इतना दुख था कि वो सह भी नहीं पा रही थी। वरीनी ने शिवा से कहा, मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि सती ने मरने से पहले मुझसे एक प्रॉमिस करवाया था। उसी को पूरा करवाने के लिए मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। शिवा ने वरीनी की तरफ देखा। वरीनी ने शिवा से कहा कि सती ने मरने से पहले उसे प्रॉमिस लिया था कि उसे क्रिमेट उसके दोनों बेटे करेंगे। गणेश जो कि साथ में ही खड़ा था, ये सुनते ही उसकी आंखों में से आंसू निकल गए। रूल के हिसाब से फादर की क्रिमेशन करता है बड़ा बेटा और मदर की क्रिमेशन करता है छोटा बेटा। और वैसे भी नागास को किसी भी क्रिमेशन सेरेमनी में इंक्लूड नहीं किया जाता है, उसे सही नहीं माना जाता है। वो ये सोच भी नहीं सकता था कि उसे अपनी माँ को अग्नि देने का ऑनर प्राप्त हो सकेगा। काली भी वरीनी की बात सुनकर हैरान हो गई थी। तब वरीनी ने कहा कि ट्रेडिशन के हिसाब से माँ को अग्नि सिर्फ छोटा बेटा देता है, पर सती ऐसा चाहती थी और अगर शिवा चाहे तो इस ट्रेडिशन को चेंज कर सकते हैं। शिवा जो कि ये सुनकर बिल्कुल अलर्ट हो गए थे, उन्होंने कहा कि वो किसी भी ट्रेडिशन को नहीं मानते। जो सती चाहती थी होगा सिर्फ और सिर्फ वही। वरीनी ने शिवा से कहा कि वो ये बात कार्तिक को भी कह देगी और उससे पहले वो बताना चाहती है कि सती अगर चाहती तो वो बच भी सकती थी। जब सती को पता चला कि उसके फादर ने असैसिन्स को बुलाया है तो वो चाहती तो महल में रहकर अपने आप को सेव भी कर सकती थी, पर वो नंदी और अपने बॉडीगार्ड्स को बचाने के लिए वहां से भाग निकली थी और उसने एक वॉरियर, एक ब्रेव सोल्जर की तरह अपनी जान दी है। शिवा जो कि सब कुछ सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। वरीनी ने आगे बढ़कर शिवा को हक किया और शिवा को कहा कि वो शांत हो जाएं। तब शिवा ने वरीनी से पूछा कि क्या वो शांत हो पाएगी। शिवा ने कहा कि शांति अब सिर्फ उसे तब मिलेगी जब वो अपनी सती के पास जा पहुंचेंगे। शिवा ने वरीनी के पैर छुए और कहा कि शिवा को काम करना है पशुपति अस्त्र के ऊपर। वरीनी ने शिवा को आशीर्वाद दिया। उसके बाद वरीनी ने काली का हाथ पकड़ा, उसे हक किया, उसे कहा कि वरीनी ने जो उसके साथ किया वो बहुत गलत था। पर काली ने कहा कि उसकी माँ की कोई गलती नहीं है, गलती सिर्फ और सिर्फ उनके फादर की है और उनकी गलती के लिए माँ को अपॉलोजाइज करने की कोई जरूरत नहीं। पर वरीनी ने कहा कि जो उसके फादर ने किया उसको सपोर्ट करना भी एक बहुत बड़ी गलती थी। वरीनी को पहले ही दक्षा को अपोज करना चाहिए था और इस सब में दक्षा का साथ नहीं देना चाहिए था। खैर, काली खुश है कि वरीनी वापस आ गई है। उसने कहा कि वो उनके शिप में जाकर इंतजार करे जब तक ये सब कुछ खत्म होता है। जिस पर वरीनी ने कहा कि वो वापस देवगिरी में जाने वाली है। काली ये सब कुछ सुनकर हैरान हो गई। उसने कहा कि वरीनी को दूसरों की गलती की सजा पाने की कोई जरूरत नहीं। एट लास्ट वो काली के साथ रह सकती है, आगे की जिंदगी बिता सकती है। वरीनी के आने से सती की कमी कुछ तो पूरी हो पाएगी, कुछ तो ये लोग अपने दुख से बाहर निकल पाएंगे। पर वरीनी ने साफ साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि जो भी हुआ है उसमें वरीनी भी जिम्मेवार है। वो मलुहा की क्वीन है। जब देवगिरी का अंत होगा तो उसका भी अंत होना ही चाहिए। काली ने कहा कि ऐसा नहीं है, जिस पर वरीनी ने कहा कि अगर पंचमटी खत्म होगा तो क्या काली उस टाइम पंचमटी को छोड़कर चली जाएगी। काली अपनी बात पर एडमेंट थी। उसने कहा कि ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। वो चाहती है कि वरीनी उनके साथ रहे, वो नहीं चाहती कि वरीनी दूसरों की किए की सजा पाए। पर वरीनी ने काली से कहा कि उन्हें बहुत काम करना है, उन्हें फाइंड आउट करना है कि एक्चुअल ये सब कुछ किसने किया है। बहुत सारे असैसिन्स जो यहाँ से भाग गए हैं उन सबको फाइंड आउट करना है और उन लोगों को देनी है सजा सती के साथ ऐसा करने के लिए। इवैक्यूएशन का प्रोसेस देवगिरी में अभी भी चल रहा है, पर कुछ लोग जिन्हें
ये लोग सेव करना चाहते हैं, वो देवगिरी से बाहर नहीं आना चाहते, जिनमें शामिल है पर्वतेश्वर और आनंदमयी भी। भगीरथ बहुत परेशान है, वो अपनी बहन को बाहर लाना चाहता है। उसने बहुत कोशिश की, उसके आगे बहुत मिन्नतें भी की, पर उसका कहना है कि वो अपने पति के बिना नहीं जीना चाहती। पर्वतेश्वर इस सब के लिए अपने आप को जिम्मेवार मानता है और वो देवगिरी से बाहर नहीं आना चाहता है। वो भी आनंदमयी से कह रहा है कि वो यहाँ से जा सकती है, पर आनंदमयी पर्वतेश्वर से प्यार करती है और उसके बिना वो जीना नहीं चाहती। उसने भगीरथ से कहा है कि वो तभी उसे हमेशा याद रखेगा, उसकी रिस्पेक्ट करेगा अगर वो सही डिसीजन लेगी, और सही डिसीजन यही है कि उसे पर्वतेश्वर के साथ यहीं पर रहना होगा। कुछ ब्राह्मण को यहाँ से बाहर सीक्रेटली ले जाया गया है ताकि सोमरस की प्रोडक्शन के तरीके को सेव किया जा सके, पर कार्तिक को पता चला है कि लॉर्ड भृगु ने बाहर आने से इनकार कर दिया है। कार्तिक परेशान है कि क्यों देवगिरी के लोग, क्यों मलुहंस मरना चाहते हैं, वो लोग मरने को चूज क्यों कर रहे हैं। वो खुद जाकर लॉर्ड भृगु से बात करना चाहता है। वो जाकर लॉर्ड भृगु के पास आ पहुंचा। उसने लॉर्ड भृगु से कहा कि उन्हें यहाँ से जाना होगा, जिस पर लॉर्ड भृगु ने कहा कि इस सब में उनकी बहुत बड़ी गलती है, उन्होंने गलत साइड चुनी है, उन्होंने ईविल को प्रोटेक्ट किया है, उनकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। इस सब के लिए वो अपने आप को ही कसूरवार ठहराते हैं, इसलिए वो अपनी गलती की सजा भी पाना चाहते हैं। उन्होंने ईविल को प्रोटेक्ट किया है, इसलिए उन्हें मरना ही होगा। कार्तिक ने कहा कि क्या वो बस इतनी सजा पाना चाहते हैं, जिस पर लॉर्ड भृगु हैरान हो गए। तब कार्तिक ने उन्हें कहा कि अगर वो सच में सजा पाना चाहते हैं तो उन्हें यहाँ से बाहर जाना होगा, उन्हें जीना होगा, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, देश के, दुनिया के भले के लिए कुछ करना होगा। उनके पास जो इतनी नॉलेज है उसे यूज करना होगा लोगों के भले के लिए। सिर्फ सोमरस ही तो एक नहीं है, उसके अलावा भी वो बहुत कुछ दुनिया के लिए कर सकते हैं। उनके पास इतनी सारी नॉलेज है जो कि किसी के पास भी नहीं है, उन्हें उस नॉलेज को यूज करना होगा। पर लॉर्ड भृगु बाहर नहीं आना चाहते, वो यहीं पर मर जाना चाहते हैं, देवगिरी के साथ ही खत्म हो जाना चाहते हैं। वो अपने आप को बहुत ज्यादा कसूरवार मानते हैं, पर कार्तिक ने डिसाइड कर लिया है कि वो लॉर्ड भृगु को यहाँ से लेकर जाएगा, इसलिए वो उनके साथ रीजन कर रहा है। उसकी बातों के जवाब भी लॉर्ड भृगु के पास नहीं है। उन्होंने कार्तिक से कहा कि अपनी उम्र के हिसाब से वो बहुत ज्यादा समझदार है, जिस पर कार्तिक ने कहा कि वो लॉर्ड शिवा और सती का बेटा है, गणेश का भाई है। ऐसी फैमिली में रहकर उसे समझदार तो होना ही पड़ेगा। उसने लॉर्ड भृगु से कहा है कि उन्हें यहाँ से बाहर जाना होगा, उन्हें अपनी नॉलेज को यूज करना होगा, अपनी गलतियों की सजा पानी होगी, जो उन्होंने गलत किया है उसे ठीक करना होगा। यही एक सही तरीका है सजा पाने का। आखिरकार उसने लॉर्ड भृगु को कन्विंस कर लिया यहाँ से बाहर जाने के लिए। दक्षा जो कि अपने चेंबर में बैठकर सोच रहे हैं कि ये सब कुछ जो हुआ वो क्यों हुआ। उन्हें आज भी याद है वो दिन जब सती एक अनजान औरत को जंगली कुत्तों से बचाने के लिए घायल हो गई थी और दक्षा को भी बीच में आना पड़ा था, जिसमें कि दक्षा बहुत बुरी तरह घायल हो गए थे। उसके बाद दक्षा के फादर ने उन्हें बहुत ज्यादा इंसल्ट भी किया था। दक्षा और वरीन ने डिसाइड कर लिया था कि वो यहाँ से चले जाएंगे सती को लेकर और पंचमटी में रहेंगे। दक्षा जो कि घायल थे, तभी वहाँ पर सती आई और वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। दक्षा को लग रहा था कि सती इसलिए गुस्सा है क्योंकि दक्षा ने सती को डांटा था कि उसे इस तरह से किसी अनजान औरत के लिए अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। तब दक्षा ने सती को प्यार से कहा कि वो उसका बाप है और उसे बहुत प्यार करता है। तभी दक्षा के फादर भी वहाँ पर आ गए। सती ने उन्हें हक किया। दक्षा के फादर ने सती को प्रेज किया कि वो बहुत बहादुर है और उन्हें सती के ऊपर गर्व है। जब दक्षा को उनके फादर ने कहा कि वो यहाँ से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, तो दक्षा खुश थे कि उन्हें आखिर अपने पिता से छुटकारा मिलेगा। पर सती की आंखों में आंसू थे, जो देखकर दक्षा हैरान हो गए। शायद सती को बुरा लग रहा है कि दक्षा के फादर सती के सामने उन्हें इंसल्ट कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं था। दक्षा के फादर के जाते ही सती ने दक्षा से कहा कि वो अपने फादर की तरह क्यों नहीं बन सकते हैं। इस बात ने दक्षा को झंझोड़ दिया था और दक्षा ने कहा था कि वो अपने फादर से बेटर बनकर दिखाएंगे, एक बेटर किंग बनकर दिखाएंगे। और उसी दौड़ में आज वो इस जगह पर आकर खड़े हो गए हैं। सती के मरने के बाद दक्षा और वरीनी ने एक दूसरे से बात नहीं की है। वरीनी जो कि माला जप रही है, अपनी मौत का इंतजार कर रही है। इधर पशुपति अस्त्र के इंस्टॉलेशन का काम पूरा हो गया है। सती की बॉडी को वहां से ले जाया गया है। शिप में बहुत सारी बर्फ रखकर वहां पर सती की बॉडी को प्रिजर्व किया गया है। घायल लोगों को भी शिप पर ले जाया गया है। बहुत सारे सैनिक, बहुत सारे लोगों को यहाँ से दूर कर दिया गया है ताकि पशुपति अस्त्र चलाने के बाद ये लोग यहाँ से जा सके। पशुपति अस्त्र के इंस्टॉलेशन का काम अब पूरा हो चुका है। जल्दी ही देवगिरी डिस्ट्रॉय हो जाने वाला है। पशुपति अस्त्र को दूर से ही चलाना होगा। घोड़े पर बैठकर दूर से एरो चलाना होगा। सही जगह पर वो एरो हिट होना चाहिए और उसी टाइम घोड़े पर ही भाग जाना होगा। 3 किलोमीटर दूर चले जाना होगा क्योंकि एरो हिट होने के 5 मिनट के बाद पशुपति अस्त्र चल जाएगा और कम से कम 5 किलोमीटर की रेंज से बाहर हो जाना चाहिए।
तो ये काम करने वाले हैं शिवा। तारा शिवा को बार बार समझा रही है कि एरो चलाते ही उन्हें घोड़े पर यहाँ से निकल जाना होगा। 5 मिनट का टाइम ही है, उन्हें 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना होगा। शिवा तारा से कह रहे हैं कि वो बाकी सबके साथ यहाँ से चली जाए। सब लोग काफी दूर जा चुके हैं, सब लोग शिप्स पर सवार हो चुके हैं। पशुपति अस्त्र के चलाते ही शिवा के पहुँचते ही सब लोग यहाँ से दूर चले जाएंगे। देवगिरी खत्म हो जाएगा, ईविल खत्म हो जाएगा। शिवा ईविल को खत्म करने के लिए बिल्कुल फोकस्ड हैं। वो जानते हैं कि वो एक बहुत अच्छे आर्चर हैं और वो सही जगह पर एरो हिट कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा फोकस चाहिए। विंड की मूवमेंट को सही से जज करना चाहिए, जो शिवा कर सकते हैं। शिवा को तारा बार बार समझा रही है कि वो लोग जो कि शिवा को प्यार करते हैं वो शिवा का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए शिवा को एरो हिट करते ही फटाफट से यहाँ से बाहर निकलना होगा। शिवा तारा से कह रहे हैं कि वो यहाँ से जाए, पर तारा बार बार शिवा से मांग रही है प्रॉमिस करो नीलकंठ, तुम यहाँ से जल्दी चले जाओगे। प्रॉमिस मी। हाँ, मैं तुम्हें प्रॉमिस कर चुका हूँ, तुम बार बार क्यों मुझे परेशान कर रही हो? जाओ, मैं आ जाऊंगा। प्लीज मुझे प्रॉमिस करो, हम सब लोग तुम्हारा इंतजार करेंगे। 1 सेकंड भी रुकना नहीं, 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना। आपको ये एरो हिट करते ही यहाँ से भाग खड़े होना है। हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं कर लूंगा। तारा वहां से चली गई है। शिवा देख पा रहे हैं उस रेड पॉइंट को जहाँ पर शिवा को हिट करना है। तभी शिवा को दिखाई दिया वो मॉन्स्टर जो कि हमेशा से शिवा के सपने में आता रहा है, जो कि उस रेड लाइट के आगे आ गया है। शिवा ने अपने आप को और ज्यादा फोकस कर लिया है। आज वो इस मॉन्स्टर से हारेंगे नहीं। शिवा को आवाज आ रही है उनके अंकल मुनाबू की। छोड़ दो इन्हें, जाने दो, तुम्हारा दुश्मन सिर्फ और सिर्फ ईविल है। नहीं, शिवा को ये करना ही है। शिवा ने फाइनली एरो हिट कर दिया है। शिवा वहीं खड़े होकर देख रहे हैं उस एरो की मूवमेंट को। दूर से कार्तिक, गणेश और तारा शिवा को देख रहे हैं। वो चिल्ला रहे हैं कि वापस आ जाओ, जल्दी से अपना घोड़ा मोड़ लो। पर शिवा किसी को भी नहीं सुन पा रहे हैं क्योंकि वो सब लोग बहुत दूर हैं। शिवा ने तभी पीछे मुड़कर देखा। शिवा को दिखाई दे रहे हैं उनके लोग, शिवा को दिखाई दे रहा है वो शिप जिसमें उनकी सती उनका इंतजार कर रही है। शिवा ने अपना घोड़ा भगा लिया सती की तरफ। तभी शिवा को सुनाई थी वो आवाज जो कि उन्हें बहुत प्यारी है, उनकी सती की आवाज। शिवा ने पीछे मुड़कर देखा तो सती उन्हीं की तरफ आ रही थी। वो पूरी इंजर्ड थी, वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, शिवा मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर मत जाओ। शिवा वापस मुड़ना चाहते थे, पर शिवा का घोड़ा भी जैसे मौत को सेंस कर पा रहा था और वो मुड़ना नहीं चाहता था। शिवा घोड़े से कूद गए, अपनी तलवार लेकर सती की तरफ भाग रहे थे। अब वो अपनी सती को अकेला नहीं छोड़ेंगे। सती के पीछे दक्षा की शक्ल वाले बहुत सारे सैनिक जो कि तलवार लेकर सती के पीछे आ रहे थे। शिवा अब इन सब को खत्म कर देंगे। शिवा अपनी सती को बचा लेंगे और यहाँ से ले जाएंगे। सती बार बार शिवा शिवा चिल्ला रही थी। शिवा भी अब सती की तरफ भाग रहे थे। पीछे से गणेश और कार्तिक बार बार चिल्ला रहे थे, शिवा को वापस आने के लिए कह रहे थे, पर शिवा सती की तरफ ही भाग रहे थे। शिवा सती को बचाना चाहते थे, यहाँ से लेकर चले जाना चाहते थे। तभी शिवा की बॉडी जैसे कोलैप्स हो गई। शिवा की दोनों आंखों के बीच में बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन हो रही थी, वहां से खून निकलने लग गया था। शिवा अनकॉन्शियस हो गए थे। तभी शिवा ने महसूस किया वो हाथ जो कि शिवा के चेहरे पर था। शिवा ने तब देखा उसी सती को जिससे वो सबसे पहले दिन मिले थे। वो हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी और शिवा से कह रही थी कि उसे यहाँ से जाना होगा। शिवा ने सती से कहा कि वो उसे अपने साथ ले जाए, वो उसके बिना नहीं जीना चाहता। बस अब उसे जो करना था वो कर चुका है, उसकी जिंदगी का पर्पस सॉल्व हो चुका है। पर सती ने कहा कि अभी उनकी जिंदगी का पर्पस सॉल्व नहीं हुआ है, उन्हें अभी बहुत कुछ करना है। अब कोई भी किलिंग नहीं होगी, अब सिर्फ और सिर्फ लाइफ को स्प्रेड किया जाएगा। शिवा वहीं पर अनकॉन्शियस हो गए थे। शिवा को गणेश और कार्तिक वहां से ले गए। 3 दिन के बाद शिवा को होश आया, तब तक सती का क्रिमेशन कर दिया गया था। देवी अस्त्र को यूज करने के लिए शिवा को 14 साल की सजा हुई कि उन्हें यहाँ से बाहर जाना होगा। पर सिर्फ 14 साल के लिए ही नहीं, शिवा हमेशा के लिए वापस अपनी लैंड तिब्बत में चले गए थे, वापस अपने गांव में चले गए थे। मानसरोवर लेक के पास उन्होंने वहीं पर रहना शुरू कर दिया था। उनके साथ बाकी सब लोग भी वहीं पर चले गए थे। गणेश, कार्तिक, काली, वीरभद्रा, भगीरथ, ये सब लोग भी शिवा के साथ ही थे। शिवा ने डिसाइड किया था कि ईविल को खत्म तभी किया जा सकता है जब उसके सोर्स को खत्म किया जाए।
जैसा कि एक बार परशुराम ने सजेस्ट किया था, सरस्वती नदी को ही खत्म करना होगा। इन लोगों ने डिसाइड किया कि यमुना और सतलुज को अब नहीं मिलना होगा। यमुना को गंगा के साथ मिला दिया गया, उसका कोर्स, उसका पाथ चेंज कर दिया गया और सरस्वती नदी का अंत हो गया। यमुना के गंगा में जाने के कारण, सरस्वती नदी के पवित्र पानी के कारण गंगा देश की सबसे बड़ी, सबसे पवित्र नदी बन गई थी। गणेश और कार्तिक ने वितिन माली को टॉर्चर करके उन सभी असैसिन्स का पता लगा लिया था। सूर्य जिसने की लड़ाई छोड़ दी थी, वो सती को गॉडेस मानने लगा था क्योंकि वो अपने फाइनल किल को पूरा नहीं कर पाया था, जिसकी सजा वो अपने आप को दे रहा था और अब वो किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होता था। बाकी सभी इजिप्शियंस को वहाँ जाकर सजा दे दी गई थी। वो सब लोग जो कि सती की मौत के लिए जिम्मेदार थे, वो सब लोग खत्म हो चुके थे। ये सब लोग अब खुशी खुशी कैलाश पर रह रहे थे। शिवा के लिए एक भी दिन ऐसा नहीं था जब वो सती को याद ना करते हो। जी हाँ, और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नॉवल बहुत पसंद आई होगी। आपको शिवा की ये कहानी जानकर बहुत कुछ नया सीखने को, बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। आपको ये नॉवल कैसी लगी ये बताने के लिए आप जा सकते हैं www.radioudan.com पर। वहाँ जाके भर सकते हैं छोटा सा फीडबैक फॉर्म, या फिर रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी, रेडियो उड़ान के व्हाट्सएप ग्रुप, कहीं भी जाकर आप अपना प्यारा सा फीडबैक दे सकते हैं, या फिर YouTube की इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर भी कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने व्यूज, अपने प्रीशियस व्यूज मुझ तक पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ आपको मुझे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त को देनी होगी इजाजत। Stay fit, stay healthy, keep loving, keep laughing and keep listening to Radio Udan, the flight of life. Bye bye.